गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्कल्स के बारे में बताऊंगा और बाद में रेडिकल एक्सिस के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे या ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और उससे जुड़े हुए कंडीशंस जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे सवाल बन के उभर के आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो आज हम लोग सर्वप्रथम दो सर्कल अगर दिए हुए हैं तो किस कंडीशन के तहत वो ऑर्थोगोनल एक दूसरे को कट करेंगे। ऑर्थोगोनल का तात्पर्य हुआ दोनों सर्कल राइट एंगल पर अगर कट करते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स, फॉर टू सर्कल्स, टू गिवन सर्कल्स S1 x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0 and S2 on the other circle given by the equation x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0 to be orthogonal, to cut orthogonally, to cut orthogonally. This is your article, this is your article. इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल S1 is equal to 0 और दूसरा सर्कल S2 is equal to 0. This is say S2 is equal to 0 and this is S1 is equal to 0 और दोनों के सेंटर्स अगर सपोज C1 और C2 है और यहाँ से अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो शर्तें वो दूसरे सर्कल के सेंटर से गुजरेंगी। Because this radius is perpendicular to the corresponding tangent, ये राइट एंगल होगा। और इस अवस्था में आपके पास जो थ्योरम है आप जानते हैं कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट पर वो टेंजेंट पर ये रेडियस कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस परपेंडिकुलर होगा। तो इसी आधार पर दिस इज योर टेंजेंट and this is the radius, so it is right angle। तो हमारे पास अगर ये P पर ये इंटरसेक्ट करता है तो ऑर्थोगोनल कट का मतलब हुआ, ऑर्थोगोनल सर्कल्स का मतलब हुआ कि दो सर्कल एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। राइट एंगल पर अगर कट करते हैं तो हमारे पास एक पाइथागोरस का इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है। दो सर्कल अगर राइट एंगल पर कट कर रहे हैं P पॉइंट पर तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इमीडिएट लागू होगा। तो दोनों के रेडियस और दोनों के सेंटर्स ज्ञात है। क्योंकि सर्कल ज्ञात है इसलिए दोनों के रेडियस और दोनों के सेंटर्स भी ज्ञात है। तो लेट C1 and C2 be their centers and R1 and R2 be their radius. Let C1 and C2 be their centers, be the centers of the circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 and R1 and R2 be their radii, be their radii. Then what is center? इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा। S1 का सेंटर इज माइनस G माइनस F होता है, इसका माइनस G1 माइनस F1 इसका सेंटर होगा। और C2 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस G2 माइनस F2। फिर दोनों के रेडियस क्या हो जाएंगे। इस सर्कल का रेडियस अगर R1 है और इस सर्कल का रेडियस अगर R2 है तो हम लोग को R1 के बारे में जानकारी है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होता है, दैट इज अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1
और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। ये हम लोगों को विदित है। नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PC1 C2 that is C1 PC2, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, that is PC1 squared plus PC2 squared is equal to C1 C2 squared. It implies R1 squared plus R2 squared is nothing but distance square of the distance between the two centers. This is the Pythagoras theorem right angle के लिए, because they are cutting right angle, और इसी को हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल कहते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को समकोण पर काटते हो राइट एंगल पर। तो R1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे। व्हाट इज R1 स्क्वायर स्टूडेंट्स, दैट इज G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, इसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट गया। और व्हाट इज R2 स्क्वायर, दैट इज G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। और डिस्टेंस फार्मूला, चूंकि C1 के कोऑर्डिनेट्स नोन है, इसको हम लोग यहाँ पर इंस्क्राइब कर ले, और C2 के भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बैठा ले। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से C1 C2 निकल जाएंगे, और C1 C2 दैट इज अंडर रूट G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 स्क्वायर, और उसका फिर होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से इसको हम लोग इमीडिएटली लिख सकते हैं G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर। This is nothing but square of the distance formula। तो ये अगली बार इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे ऑर्थोगोनल कंडीशन के लिए, क्योंकि दोनों सर्कल इस अवस्था में राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्थोगोनलिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग खोलें ब्रैकेट को, तो क्या होगा, इसको हम लोग खोल दें ब्रैकेट को, that is G1 square plus G2 square minus 2G1 G2 plus F1 square plus F2 square minus 2F1 F2। यहाँ से अगर हम लोग कुछ कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग देखेंगे, यहाँ से कुछ हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर, कुछ तरह से इसमें लाइन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड में। तो हमारे पास बचेगा माइनस C1 माइनस C2 माइनस C1 माइनस C2, और यहाँ से जो बचेगा दैट इज माइनस 2G1 G2 माइनस 2F1 F2, माइनस 2G1 G2 माइनस 2F1 F2। तो यहाँ से 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और 2 टाइम्स G1 G2 plus 2 times F1 F2 is equal to C1 plus C2. This is called the orthogonality condition, and this is the required orthogonality condition। अर्थात इस कंडीशन के तहत ही दोनों सर्कल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। This is called orthogonality condition, which is the required orthogonality condition, which is the required orthogonality condition। रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अगर दो सर्कल जो दिए हुए थे S1 is equal to 0 और S2 is equal to 0, दोनों सर्कल एक दूसरे को राइट एंगल पर तभी कट करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगा, दैट इज 2 टाइम्स G1 G2 प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इज इक्वल टू सम ऑफ देयर कांस्टेंट्स C1 प्लस C2। आज हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल संबंधी ऑर्थोगोनल सर्कल संबंधी बातें जानी। इसके कुछ डिडक्शन भी संभव है, जैसे आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो और दिए हुए दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करते हो। तो ऐसे भी डिडक्शंस हो सकते हैं, इस आर्टिकल को हम लोग जानेंगे। कंडीशन, या हम लोग कहें ऐसा कहें, सर्कल which intersects two given circles, circle which intersects two given circles orthogonally
ऐसा हम लोग को सर्कल निकालना है, इक्वेशन फाइंड करना है जो और दो दिए हुए सर्कल को दोनों को वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। वैसा कौन सा सर्कल का इक्वेशन, वैसा कौन सा सर्कल होगा? सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट्स टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली हम लोग का आर्टिकल है। इसी के आधार पर इसको हम लोग ऊपर के आधार पर इसको रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। लिखा जाएगा लेट द डिजायर्ड सर्कल, let the required circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus k is equal to 0 plus k is equal to 0। इसका नाम 1 रखा जाए and the two given circles P, दो सर्कल्स दिए हुए हैं और ये सर्कल जो डिजायर्ड सर्कल है ये दोनों सर्कल्स को किस तरह से कट कर रहा है? राइट एंगल्स पर कट कर रहे हैं। तो एक सर्कल है जो दो दिए हुए सर्कल्स को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो टू गिवन सर्कल्स की इक्वेशन को हम लोग S1 और S2 मान लें। सपोज ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड, ये फर्स्ट सर्कल दिए हुए हैं एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो। तब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था ऑर्थोगोनलिटी का, यहाँ पर इंपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑर्थोगोनल कंडीशन के बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल कट कब करते हैं? जब 2 टाइम्स g1 g2 प्लस 2 टाइम्स f1 f2 is c1 plus c2। दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। दिस इज द सेम एज द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स, अगर ये डिजायर्ड सर्कल अगर दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है तो यहाँ पर 1 2 को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और 1 जो है 3 को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे द सर्कल 1 cuts the circles orthogonally, circles 2 and circles 3 orthogonally। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास एक सर्कल इस तरह का है, हमारे पास एक सर्कल ऐसा है जो दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक इस सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और इस सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका इक्वेशन ये फाइंड करना था और जिसमें खासियत क्या है कि ये दोनों बाकी सर्कल्स को, सपोज दिस इज योर S1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर S2 इज इक्वल टू 0 और जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो S इज इक्वल टू 0 है। तो ये सर्कल को अगर हम लोग S लिखे और इसको S1 और S2 लिखे तो S जो है दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, S1 और S2 को ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के लिए हम लोगों ने अभी क्या डिड्यूस किया था स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स g1 g2 प्लस 2 टाइम्स f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इंप्लाइज 2 टाइम्स g1 g2 के जगह क्या हो जाएगा? g1 m प्लस 2 टाइम्स f1 is equal to c1 plus c2, that is k plus c1। this is your equation 4 and ये सर्कल इसको भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसके लिए भी फिर से कंडीशन लिखेंगे 2 टाइम्स g1 g2 that is g2 and 2 times ff2 is equal to c1 plus c2, that is k plus c2। this is equation number 5। अब हम लोगों को इसी तरह से रिक्वायर्ड सर्कल को निकालना है तो हम लोग इसको दोबारा लिखने का प्रयास करेंगे। हम लोग ऐसा करें, रीराइटिंग 1 4 and 5, रीराइटिंग 1 4 and 5 as, इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस k कर दे और 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। इसको एक टर्म मान लें
और दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, g और f को हम लोग 2g को 2g1 लिखेंगे, दैट इज 2g1 एंड प्लस 2f1, और इसको लेफ्ट साइड में लाके इसको हम लोग 0 बना लें और उसके बदले यहाँ पर हो जाएगा माइनस के माइनस c1, और वही चीज यहाँ पर लिखेंगे माइनस के माइनस c2 प्लस 2g2 प्लस 2f2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने इक्वेशन 1 को दोबारा इस तरह से लिखा, इक्वेशन 4 को हम लोगों ने दोबारा इस तरह से लिखा, और इक्वेशन 5 को डिवाइड करके ऐसा लिखा। स्टूडेंट्स, हमने अपने सर्कल 1 लेक्चर में इसमें जी एफ का एलिमिनेशन, जी एफ और 1 का एलिमिनेशन हम लोगों ने देखा था। आपको उस लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस में से अगर जी एफ और 1 को अगर हम लोग अलग कर ले तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखेंगे एलिमिनेटिंग जी एफ एंड 1 फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें वो तीनों में कुछ कॉमन अगर नहीं है तो 1 तो कॉमन है तीनों में, एलिमिनेटिंग इन तीनों में g कॉमन है, इन तीनों में f कॉमन है, इन तीनों में 1 कॉमन है। एलिमिनेटिंग g f and 1 from these three equations gets, अगर इन तीनों इक्वेशन में से जी एफ और 1 को अलग कर लेंगे तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट पैदा होगा। यू नो इट वेरी वेल, हमने अपने सर्कल के फर्स्ट लेक्चर में इसमें डिटेल्स में आपको बताया है। जरूरत पड़ने पर उस लेक्चर को आप दोबारा देखेंगे, पूरा ज्ञान हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसको पहले हम लोग माइनस के माइनस c1 लिख दें, माइनस के माइनस c2, और g सबों में कॉमन है, बल्कि 2g सबों में कॉमन है, तो 2g को सबों में से अलग कर लेने पर क्या बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, दैट इज x एंड इट इज g1 एंड इट इज g2। यहाँ से जो 2f को सबों में से कॉमन है अलग कर ले तो y f1 f2 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल निकल गया, वैसा सर्कल का इक्वेशन निकला जो दोनों सर्कल को आपस में ऑर्थोगोनल पर यानी राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक ऐसा सर्कल निकला जो दो दिए हुए सर्कल्स को, गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन भी निकल जाएगा। हम लोग चाहेंगे तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो हम लोगों ने एक वैसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया जो दो और दिए हुए सर्कल्स को ऑर्थोगोनली यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक कंडीशन हो गया। इस तरह से आप ऐसा भी एक सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे जो तीन दिए हुए सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। कंडीशन इसी तरह से होगा। आप इसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इस पर हम लोग सवाल फिर बनाएंगे। ये सवाल के रूप में भी आ सकते हैं, बदल के कोएफिशिएंट्स बदल के ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये ऑर्थोगोनल कट संबंधी बातें हुई। अब हम लोग रेडिकल एक्सिस के बारे में चर्चा करेंगे। रेडिकल एक्सिस लोकस ऑफ ए पॉइंट है, एक बिंदु पथ है, इसको हम डिफाइन करें। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स is the locus of a point, is the locus of a point such that the lengths of tangents, such that the lengths of tangents drawn from it upon the two circles are equal, upon the two circles are equal in length। इसका मतलब ये अगर एक सर्कल है और ये S1 is 0 से और ये दूसरा सर्कल S2 is equal to 0 से,
तो रेडिकल एक्सिस किसे कहते हैं? एक बिंदु पथ है, एक बिंदु के द्वारा भ्रमण किया गया एक पथ है, एक पाथ है। इस पाथ की खासियत क्या होगी कि यहाँ से अगर P पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से इस पर डाला गया लेंथ टेंजेंट का लेंथ और यहाँ से टेंजेंट का लेंथ दोनों इक्वल होगा। यहाँ से भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो यहाँ से इस पर डाला गया टेंजेंट का लेंथ और इस पर डाला गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाए, तब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो भी P मूव करता रहेगा, P मूव करते करते एक पाथ का निर्माण करेगा। इस पाथ को हम लोग रेडिकल एक्सिस कहेंगे। तो रेडिकल एक्सिस वस्तुतः एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग अभी पहला देखेंगे, इसको डिड्यूस कर लेंगे। रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन का जन्म देगा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसके किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट्स के लेंथ समान हो जाएंगे और वैसा पाथ या वैसा लोकस रेडिकल एक्सिस कहलाता है। इसका मतलब ये जो लाइन है दिस इज योर रेडिकल एक्सिस। तो हम लोगों को अगर रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग निकालें। तो यहाँ पर हम लोग पहले मेंशन करते हैं लेट द टू सर्कल्स बी। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस हम लोग निकालना पसंद करेंगे। इक्वेशन टू रेडिकल एक्सिस, लेट द टू सर्कल्स बी, क्योंकि रेडिकल एक्सिस दो सर्कल के एवज में संदर्भ में निकला हुआ पाथ है। लेट द टू सर्कल्स इन क्वेश्चन बी, एक सर्कल को हम लोग S1 मान ले, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक दूसरा सर्कल भी मान लिया जाए S2, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और सपोज ये पॉइंट हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, इसका लोकस निकालना है, इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेट p x1 y1 be any point on the locus, be any point on the radical axis। लोकस क्या है? यहाँ पर रेडिकल एक्सिस है जिसका हम लोगों को पाथ फाइंड करना है। तो रेडिकल एक्सिस होने के लिए कौन सा कंडीशन है? यहाँ से जो टेंजेंट्स के लेंथ होंगे वो हमेशा समान होंगे। अर्थात अगर यहाँ इसका टेंजेंट अगर PT1 है और यहाँ से टेंजेंट अपने PT2 ड्रॉ कर दिया तो PT1 इज इक्वल टू PT2 होना चाहिए। तो एज पर कंडीशन अगर वो रेडिकल एक्सिस पर P पॉइंट है, we have PT1 is equal to PT2, that is length of tangents must be equal for the radical axis। It implies इस P पॉइंट से इस सर्कल पर डाला गया टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम लोग अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बताए थे। उस सर्कल के आप लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे। टेंजेंट का लेंथ होता है रूट ओवर S1। रूट ओवर S1 का मतलब क्या हो गया? दिस सर्कल इज रिप्लेस्ड बाय x1 y1, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ। और दूसरे सर्कल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में उसको किससे रिप्लेस कर दें? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, बल्कि इसको x1 y1 से रिप्लेस कर दें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2 x1 प्लस 2f2 y1 प्लस c2। अब इसको स्टूडेंट्स अगर स्क्वायर कर देते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट S1। S1 का मतलब द सर्कल पासिंग थ्रू x1 y1। तो इसको अगर स्क्वायर कर दें, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस c1 is equal to x1 square, this was your x1 square plus y1 square plus 2g2 x1 plus 2f2 y1 plus c2। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या बच रहा है?
इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे दैट इज इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स g1 minus g2 times x1 plus 2 times f1 minus f2 times y1 is equal to plus c1 minus c2 is equal to 0। ये वॉच करेंगे तो हम लोगों को किसका लोकस निकालना है, ये मूविंग पॉइंट x1 y1 था, इसका लोकस निकालना था और लोकस निकालने के लिए आप सब कोई जानते हैं therefore locus of x1 y1 लोकस ऑफ x1 y1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 को मूविंग पॉइंट xy से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज करंट कोऑर्डिनेट xy से इसको रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स माइंड ये जो एक्सप्रेशन है ये और कुछ नहीं है, ये आप देखेंगे कि दोनों सर्किल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को घटा लें, s1 माइनस s2 कर दे तो ये टर्म्स कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा यही चीज। यानी ये जो मान हुआ ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, दिस इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कंडीशन हो गए, यानी इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस, दैट इज ये वस्तुतः और कुछ नहीं है, ये दो सर्किल को अगर हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें तब ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे, अर्थात s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन टू द रेडिकल एक्सिस। तो हम लोग के पास रेडिकल एक्सिस और कुछ नहीं हुआ, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द इक्वेशन टू द रेडिकल एक्सिस, इज इक्वेशन टू द रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस अगर दो इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो दोनों सर्किल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें s1 माइनस s2 तो एक स्ट्रेट लाइन का इस तरह का डेफिनेशन, इस तरह का इक्वेशन आएगा एंड दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन टू द रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने देखा एक वैसा स्ट्रेट लाइन जिसके किसी भी बिंदु से दोनों सर्कल्स पर डाले गए टेंजेंट्स के लेंथ इक्वल हो जाए, वैसा लोकस रेडिकल एक्सिस कहलाता है। तो ये जो अब स्ट्रेट लाइन का दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन अब रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। दिस लाइन इज नाउ डेजिग्नेटेड एज रेडिकल एक्सिस। ये आपका लाइन रेडिकल एक्सिस हो गया, जहां से जिसके किसी भी बिंदु से दोनों सर्कल्स पर डाले गए टेंजेंट्स के लेंथ समान हो जाए, वैसा स्ट्रेट लाइन रेडिकल एक्सिस कहलाया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिरेक्शंस भी होंगे स्टूडेंट्स, या कॉरोलरीज भी कह सकते हैं। ऐसा अगर हम लोग देखें कि अगर दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब रेडिकल एक्सिस क्या होगा, ये रेडिकल एक्सिस होगा जब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहां से इन दोनों की लंबाई समान हो जाएगी। स्वतः स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर ये PT1 और PT2 टेंजेंट है और ये A और B पॉइंट है तो आपके ज्योमेट्री के ज्ञान से पता चल रहा होगा, डायरेक्शन जहां पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, तब उस समय रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, उसका रेडिकल एक्सिस उसका कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। यहां पर लिख लेंगे देन their radical axis, then their radical axis is their common chord, is their common chord। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, आप इसको इमीडिएट देख लेंगे। ये दो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग थे, लेकिन यहाँ पर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है। दोनों में क्या फर्क हुआ, इस अवस्था में जो दोनों में एक कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड को आगे पीछे भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि इस कॉर्ड का या पूरे लाइन का इक्वेशन एक ही होगा, ये कॉमन कॉर्ड कहलाएगा। इस अवस्था में कॉमन कॉर्ड ही जो है ये रेडिकल एक्सिस का रूप लेगा। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि व्हाट इज PT1 स्क्वायर, PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PA टाइम्स PB, आप जानते होंगे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन के रूप में सर्कल में। इस तरह से व्हाट इज PT2 स्क्वायर again is equal to again PT2 square is equal to how much, that is PA times PB। ये बाय ज्योमेट्री एलिमेंट्री ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा।
बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। सर्किल के एवज में यहाँ से PT1 स्क्वायर इज PA टाइम्स PV। अगर दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। इट इंप्लाइज PT1 इज इक्वल टू PT2। तो यहाँ से PT1 इज इक्वल टू PT2 हो गया। और ये कंडीशन क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है, जहां से ऐसा पॉइंट P जहां से दोनों के टेंजेंट के लेंथ इक्वल हो जाए, सच पॉइंट इज लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। तो ये रेडिकल एक्सिस का P रेडिकल एक्सिस पर है, इसलिए ये रेडिकल एक्सिस कहलाता है। इसका मतलब दो सर्कल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस समय रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड इज द रेडिकल एक्सिस। ये हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। और एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन यहां से उभर के आएगा, व्हेन टू सर्कल्स टच। उस अवस्था में रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस भिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ेगा। सपोज ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दो सर्कल्स क्या कर रहे हैं, ये अब टच कर रहे हैं। नाउ द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। इस अवस्था में रेडिकल एक्सिस क्या होगा, व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस? इस अवस्था में कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल एक्सिस। यहां पर डायरेक्शन नंबर 2 लिखेंगे। तो when two circles touch, तब रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। then their radical axis is same as their common tangent. Then the radical axis is their common tangent. जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पिछली बार दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। इस अवस्था में हम लोगों ने इसका नामकरण किया था रेडिकल एक्सिस। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब इस अवस्था में भी ये रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। लेकिन ये रेडिकल एक्सिस एक नए स्वरूप में होगा। इस रेडिकल एक्सिस को हम लोग कॉमन कॉर्ड कहेंगे, कॉमन कॉर्ड। अब ये जो तीसरी स्थिति है, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, उस अवस्था में ये लाइन जो है, दिस लाइन इज द रेडिकल एक्सिस। लेकिन ये कौन सा रेडिकल एक्सिस है, वो एक स्पेशल रेडिकल एक्सिस है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। तो इस लाइन को हम लोग कॉमन टेंजेंट कहेंगे। This is the common tangent is the radical axis. Common tangent is the radical axis. यहाँ पर common chord was the radical axis. Common chord was the radical axis. यानी रेडिकल एक्सिस की भांति भांति की स्थिति हो गई। रेडिकल एक्सिस यहाँ दूसरे स्वरूप में है। तो यहाँ पर अगर लोकस निकालना था अगर P, यहाँ से आप जानते हैं कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है इस तरह से, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं दोनों सर्कल पर। ज्योमेट्री से आपने पढ़ा होगा। ज्योमेट्री के शरण में हम जाएंगे और देखेंगे किस तरह की वस्तु स्थिति है। यहाँ से हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0 दो सर्कल्स थे, और यहाँ से PT1 और PT2 दो सर्कल्स यहाँ पर दिए हुए थे, और दोनों के लेंथ अगर समान हो जाएंगे तो PT1 इज इक्वल टू PT2 हम लोग कर सकते हैं आसानी से। Why? बिकॉज यहाँ से दोनों पर टेंजेंट के लेंथ समान हो जाएंगे। तो अगर PT1 स्क्वायर इस सर्कल के एवज में लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स किसी सर्कल के एवज में समान होता है, तो PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, और यहाँ से PT2 स्क्वायर दूसरे सर्कल के एस्पेक्ट में इज इक्वल टू PT स्क्वायर। दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PT2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये साबित हुआ कि दोनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, और किसी पॉइंट से दो सर्कल पर डाले गए लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर सेम हो, इसका मतलब उस पॉइंट का लोकस एक रेडिकल एक्सिस कहलाता है। इसका मतलब P लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। तो हम लोग के लिए ये जो रेडिकल एक्सिस हो गया, ये इस स्थिति में कॉमन टेंजेंट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट के लिए ये सारे इक्वेशन इफेक्टिव या जस्टिफाइड है। इसका मतलब
P lies on the radical axis. Locus of P is the radical axis. Locus of P is the radical axis. Radical axis, which is the common chord. Which is the common tangent. Which is the common tangent. तो आज हम लोगों ने देखा कि रेडिकल एक्सिस भांति के स्वरूप में है। रेडिकल एक्सिस कभी सामान्यतः रेडिकल एक्सिस ही कहला रहा है, रेडिकल एक्सिस कभी कॉमन कॉर्ड बन जा रहा है, रेडिकल एक्सिस कभी कॉमन टेंजेंट बन जा रहा है। तो ये रेडिकल एक्सिस से जुड़े हुए समस्याओं को हम लोग आज देखा। अगले वीडियो में हम लोग रेडिकल एक्सिस से जुड़े हुए थ्योरम्स देखेंगे और फिर रेडिकल सेंटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। Thank you students for watching the video.